कभी कभी क्या होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेजेबल नहीं होता, लेकिन वो मिनिस्टर होते हैं या तो वो अच्छे खासे नॉर्मली गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, जब बना देती है अपने कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सर मल्टीनेशनल कंपनी का सर फायदा क्या है? देखो बच्चों, जब कोई कंपनी जब बाहर से हमारे कंट्री में आती है ना, तो अपने संग लेकर के आती है टेक्नोलॉजी, वो अपने संग लेकर के आती है मनी, वो अपने संग लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे पब्लिक के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हल्की फुल्की है जिंदगी, हल्की फुल्की है जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का। बहुत बड़ी बात है। जैसे इनकी जो एक कंट्री होती है, उनका कंट्री नाम क्या होता है? एज ए वो होती है सर होम कंट्री। और ये होम कंट्री से क्या करते हैं कि जितनी सारी जो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री मतलब जब हम सर विदेशों मतलब जो फॉरेन कंपनी में जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस जो सेल कर रहे हैं या जो अपनी गुड्स मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल एक अपने हेड ऑफिस से होता है। भारत वो देश नहीं है जो आपकी बात सुन लेगा, जो आपकी बात को बर्दाश्त कर लेगा। आंख से आंख मिला के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे। एक ही ऑप्शन है, क्या? आंख से आंख मिला के बात करेंगे। और बड़ी बात, हमारा दांव पे सब कुछ लग जाए, लेकिन अपमान का बदला हम समझौता नहीं करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पे। जी हाँ, तो बच्चों पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में, और जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था पब्लिक कंपनी के बारे में। लेकिन आज की जो वीडियो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सर गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, और जानेंगे ज्वाइंट वेंचर्स कंपनीज क्या होती हैं, और सर समझेंगे मल्टीनेशनल कंपनी का भी हमारे कंट्री में क्या रोल है, और ऑल ओवर वर्ल्ड तो क्या रोल है सर, तो जानना ही पड़ेगा। एंड लास्ट टॉपिक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं तुरंत, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि अपने कई सारे वर्ग के जो लोड थे उनको डिवाइड कर दिया, कई सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एक सेक्टर ग्रुप हो गया, सेकंड सेक्टर ग्रुप हो गया, थर्ड सेक्टर ग्रुप हो गया। तो ये जितने सारे जो सेक्टर्स ऑलरेडी हमारे कंट्री में इन्वॉल्व थे या जो चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो सबसे उनका ट्रेडिशनल रूप था वो था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। भाई ठीक है, वो वर्क हम नहीं कर पा रहे तो डिपार्टमेंटल बना दो, डिपार्टमेंटल का एक हेड बना देंगे, हेड के ऊपर बना देंगे मिनिस्टर्स को, एक स्टेट लेवल का मिनिस्टर संभालेगा और वो अकाउंटेबल करेगा सेंट्रल को, और सब मिलकर अकाउंटेबल कर लेंगे पार्लियामेंट में। फिर पब्लिक कंपनी बना दी गई। पब्लिक कंपनी में क्या किए भाई, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो बच्चों आपको पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 2 में कि कंपनियों को रजिस्टर्ड किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है 1956 और 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें इनको अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का ये पब्लिक इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, मतलब चीजें कहां होती हैं, बस कोई पेपर पे दिखाई कुछ और है, हकीकत में कहानी कुछ और ही बयां करती है। समझ रहे हैं? तो आज की वीडियो में जब पढ़ने वाले हम लोग क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो आइए समझते हैं कि दो कंपनियां तो पढ़ लिया सर, डिपार्टमेंटल वो भी गवर्नमेंट थे, एम्प्लॉय वो भी गवर्नमेंट थे, सर वर्क लोड जिन्हें सबको फाइनेंस किया जाता था वो भी बजट से किया जाता था। तो आज की वीडियो बच्चों कुछ इसी तरीके से फोकस किया जाएगा। क्या है समझिएगा, गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो नोन गवर्नमेंट कंपनी एज ऑल्सो नोन क्या करती है बच्चों, एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो बच्चों हम लोग इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस ओन्ड ऑपरेटेड एंड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो इस पूरे बिजनेस को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिल करके मैनेज करे या अलग अलग भी करे, तो ऐसी यूनिट्स को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कहा जाएगा। और बच्चों याद रखिएगा, अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स एट लीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। समझिएगा, मतलब अगर कोई कंपनी आपके पास है और उसमें आपका 51% पैसा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो मतलब ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाएगा। और क्या कहता है बच्चों कि दिस कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ्टेन इन की सेक्टर्स। देखो या तो भैया बच्चों, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा लगा दे या तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा लगाए, लेकिन दोनों का 51% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है तो दोनों मिलकर के सर एज 51% पैसा लगा दें कंपनी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैब से मिलकर लगा दी जाए वो भी। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी हो गई, ठीक है, इस कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करे 51% पैसे का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट करे वो भी 51% लगाएगी तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, या तो दोनों मिलकर के 25-25, 26-25, 20, 30, 31 कुछ भी करके अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी का इनरोल होना चाहिए कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल हमारा होल्ड होना चाहिए।
एंड क्या होता है, जैसे बच्चों इनकी एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, फिनेंस है, इन चीजों पे, जैसे ओएनजीसी हमारे पास हो गई, ठीक है, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी से भेल हो गया, गेल हो गया। भेल मतलब क्या हो गया बच्चों, एज अ समझिएगा, ये हो गया भेल, ठीक है। एक आती सर गेल, भेल मतलब होता है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक हो गया बच्चों सेल, सेल मतलब हो गया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी जो कंपनियां बच्चों वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, होल्ड रखा हुआ है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएंगी बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब समझते हैं सर इनके कुछ फीचर्स के बारे में। भाई फीचर क्या कहता है, तो भाई फीचर जो सबसे पहला कहता है सर कि इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, देखो बच्चों कोई भी कंपनी जब ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होती है तो 1956 कंपनी एक्ट या 2013 के अकॉर्डिंग इनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आई बस में, तो यहां उनके हो जाएंगे जहां पे कंपनी को अपनी खुद की क्या मिल जाएगी, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब समझिएगा सेपरेट लीगल इनकी एंटिटी बन जाएगी। और इसमें एक चीज बेटा पॉसिबल होती है बाबू कि क्या, कि जब भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो जाए उनके खुद के बनाए गए सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएंगे, खुद के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, पॉलिसीज प्रोसीजर सब कुछ हो जाएगा, जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता या गवर्नमेंट का बार बार इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट तरीके से ओन कंट्रोल मैनेज फाइनेंस सब कुछ करेगी, लेकिन बार बार इसमें जो इंटरफेयर होना चाहिए वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी जो उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट के संग संग में। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई कंपनी को रजिस्टर करेंगे तो कंपनी के खुद के ऑलरेडी क्या हो जाएंगे बच्चों, एज अ रूल्स हो जाएंगे, ठीक है, एज अ रेगुलेशंस हो जाएंगे, ठीक, कंपनी के हो गए, या कंपनी के सर मान लीजिए ये हो गए कुछ प्रोसीजर्स हो गए, तो ऑलरेडी सब कुछ कंपनी के मिले और कंपनी अपने नेम से जानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, अपने नेम से। जैसे अल्फा कंपनी मान लीजिए, तो ये जो अल्फा कंपनी होगी बाबू, तो इसी नाम से कंपनी क्या करेगी, अपने जितने भी सारे जो गुड्स होंगे या जो सर्विसेज होंगे, ठीक है, उनकी परचेजिंग करेगी या तो उनकी सेलिंग करेगी। आई बसों में, तो ये सब कुछ क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तीसरा क्या होता है, गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप मिल जाती है, मतलब गवर्नमेंट इसमें माई बाप होता है, गवर्नमेंट के ही डिसीजन माने जाएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, भाई इसमें ऑलरेडी क्या होता है कि बजट से तो ऑलरेडी इनको मिल ही जाता है पैसा, ठीक है, क्या बजट से तो पैसा इनको मिलता ही मिलता है। इसके बाद इनके खुद की अपने ऑलरेडी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब इनको बहुत ज्यादा ऐसा गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, अपने भी रेगुलेशन चला सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी, कहाँ होती है बाबू, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था जब पार्लियामेंट में क्या होता है कि एज ए इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कौन करेगा, जो उस कंट्री कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होंगे, जो भी मिनिस्टर होंगे। स्टाफिंग मतलब होता है अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट करना, क्या करना, एज अ रिक्रूटमेंट करना, उनको अप्लाई करना, ठीक है, उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना, मतलब सब कुछ जो होंगे वो पॉसिबिलिटीज इनके ऑलरेडी सब इनके एक्शन में लिखे होंगे। मतलब गवर्नमेंट कंपनी चाहेगी तो अपने रूल अपने रेगुलेशन के हिसाब से लोगों को अपने कंपनी में ज्वाइन करेगी, उनके प्रोसीजर्स क्या होंगे, रिक्रूटमेंट क्या होगा, पॉलिसीज क्या होंगे, सब कुछ ऑलरेडी स्टाफिंग के थ्रू हो जाएगा। तो अपने तरीके से वो रेम्यूनरेशन को भी क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते बच्चा। अगला क्या कहता है, कहता भाई कि हमारी सर मेरिट्स ऑफ हमारी गवर्नमेंट कंपनी का क्या है, तो देखिए पहली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में भी देखिए समझिएगा। देखिए कंपनी क्या होती है ना कि जितनी भी सारी जो हमारी पर्टिकुलर जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती हैं, इसमें कंपनी के पास क्या होता है, खुद की इनकी ऑटोनॉमी होगी, मतलब क्विकली एज अ वो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो क्विकली डिसीजन ऑलरेडी इनके पास इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो बार बार किसी से बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते, इसमें स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो मतलब कंपनी अगर चाहेगी तो अपने हिसाब से क्या होती है कि चीज़ों को एक तरीके से बिना किसी तरीके, अब गवर्नमेंट इसमें माई बाप है तो गवर्नमेंट इसमें चाहेगी तो अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा या डिविडेंड से रिलेटेड होगा, तो उन डिसीजंस को तुरंत कंपनी क्या कर लेती है, ऑटोनॉमी अपने पास कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। वो आगे सेकंड है ये। अगला क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। भाई अब गवर्नमेंट है तो भाई गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है, मतलब इसमें चांसेस होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से आप चाहे तो अपने रूल्स पॉलिसी को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस आप ला सकते हो, अपने प्रोसीजर्स को थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। तीसरा हमारे पास आता है एफिशिएंट स्टाफ। देखो बच्चा एफिशिएंट स्टाफ मतलब क्या होता है, मतलब भाई कंपनी को ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 बंदों की रिक्वायरमेंट है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 100 पड़े हुए हैं, और 100 नहीं भी है तो 90 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। मतलब एफिशिएंट स्टाफ मतलब ये हो गया। तो भाई ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी समझेंगे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो ये समझ लीजिए
कि भाई इनके पास क्या है, स्किल्ड बंदे एक तरीके से आ जाते हैं, नॉलेजेबल जो बंदा होता है कंपनी का, ठीक है, वो आ जाता है। जो बंदा इनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होल्डर होता है, वो भी बंदा इनके पास आता है। आपको पता है ना, कई सारी कंपनियों में कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही हमको उसमें जो ज्वाइनिंग मिलती है, ये उसमें आते हैं। तो एक एफिशिएंट स्टाफ इनके पास अवेलेबल होता है ना। अगला होता है कोलैबोरेशन। आपको ये भी पता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उसमें कुछ प्राइवेट कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो प्राइवेट कंपनी इनको जाकर उनको कुछ शेयर परचेस कर लेती है, या तो इसमें इनका कुछ ना कुछ बच्चों इन्वॉल्वमेंट बन जाता है। ये जितनी सारी चीजें जो ऑलरेडी एक जगह पे कंक्लूड की गई हैं वो कोलैब कहलाता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या है, ये प्रॉफिटेबल है और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एडवांटेज के रूप में काम करता है। ठीक है बाबू, आगे आइए। डीमेट्स क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, डीमेट्स मतलब होता है सर कहानी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कहानी हकीकत में कुछ और है और कागज पे कुछ और है ना। तो पहला कहता है कि भाई ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जितनी सारी कहानी कही गई है वो खाली कहां पे है, बस कोई पेपर पे है। मतलब आपने कहा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होता है भाई, पब्लिक ही तरीके से गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी के साथ जो मिनिस्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो उनका इंटरफेरेंस करना पॉसिबल है। तो पहली बात, जो ऑटोनॉमी बस कोई पेपर पे होगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जी हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसलिए होता है बाबू क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी पढ़ा था, चाहे आप इसके बारे में पढ़िएगा, किसी भी स्थिति में आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको हर समय दिखाई देगा कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत अच्छे लेवल पे होता है। ठीक, अच्छे लेवल मतलब क्या, मान लीजिए भाई जो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो आपके पास जो ऑफिशियल्स होंगे, ठीक, ये लोग का ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बार बार वो आते रहेंगे, उसमें अपना इंटरफेयर, अपने कुछ ना कुछ पॉलिसी और प्रोजेक्ट अपना लगाते रहेंगे। अगला होता है बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब सोचिए, ऑलरेडी जो कंपनी में जो बीओडीज बनाए गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो किसने बनाया है सर? वो बनाया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेजेबल नहीं होता, लेकिन वो मिनिस्टर होते हैं या तो वो अच्छे खासे नॉर्मली गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, जब बना देती है अपने कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे जिनके पास स्किल नहीं होगा, नॉलेजेबल नहीं होंगी, या किसी के पास अगर एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं होगा, तो सर ऐसी सिचुएशन में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट। तो भी गवर्नमेंट अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को उठा के डाल देती है, तो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड स्किल पर्सन में आ नहीं पाते। तो ये भी कंपनी की सबसे बड़ा क्या है, लिमिटेशन है। भाई ठीक है, हमने चुनाव जीत लिया, इस एग्जाम्पल के लिए मान ली किसी पार्टी ने सरकार अपनी जीत लिया, चुनाव बना लिया, या अपने चुनाव जीत लिया, और उसके बाद वो सरकार बनाते हैं। तो कभी कभी हमने देखा हो किसी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस बना दिया, तो जरूरी नहीं कि उनके पास उससे रिलेटेड कोई नॉलेज होगा ही होगा। तो ऑलरेडी लेकिन वो मिनिस्ट्री संभाल तो रहे हैं, लेकिन उसको उनके पास नॉलेज उतना अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं होगा या नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तरीके से उसमें डिसीजन कभी कभी गलत भी ले लिए जा सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा डिमेरिट वाला काम करता है। तो जो बोर्ड पैक्ड होते हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जिसका नाम है एज एमएनसीज। भाई एमएनसीज क्या होता है? भाई देखो, बस बहुत नाम सुना है एमएनसीज का, जैसे आपने सुना होगा एडिडास का, नाइकी का, प्यूमा का, है ना, होंडा कंपनीज का, ये सारी कंपनियां क्या सर एमएनसीज हैं। अब ये एमएनसी मतलब क्या होता है समझिएगा। एमएनसी मतलब होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे मल्टी, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, क्या होता है मैनी, और नेशनल मतलब क्या होता है सर, कई सारी कंट्रीज होती हैं। मतलब ऐसी कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज या ऐसी कोई कंपनी जिसका एक कंट्री में बिजनेस नहीं होता हो, बल्कि ऑल ओवर कंट्री में उसके बिजनेस होते हो। मतलब अगर मान लीजिए हमारी कोई कंट्री इंडिया की, जैसे टाटा हो गई या टाटा मोटर्स हो गई, तो ये कंट्री तो ऑलरेडी हमारी कंट्री की हो गई, या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, ये कंपनी तो हमारी इंडिया की हो गई। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो हमारे इंडिया के अलावा और भी कई सारे कंट्रियों में ऑलरेडी अपना व्यापार हम फैलाए हुए हैं, या बिजनेस को थोड़ा सा स्मूथली फ्लो किए हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एज अ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब सर मल्टीनेशनल कंपनी का सर फायदा क्या है? देखो बच्चों, जब कोई कंपनी जब बाहर से हमारे कंट्री में आती है ना, तो अपने संग लेकर के आती है टेक्नोलॉजी, वो अपने संग लेकर के आती है मनी, वो अपने संग लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे पब्लिक के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सोचिए, इंडिया के पास इंडिया के कुल ट्रेडर, इंडिया के कुल मार्केटर, इंडिया में ही कुल बनाए गए प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन जब विदेशी कंपनियां, जब फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आकर के बिजनेस करेंगी, तो पहली बात क्या होगा, हमारे पास चॉइसेस बढ़ेंगे। चॉइसेस के संग संग क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे पास एक बेस्ट क्वालिटी वाले गुड्स भी हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात क्या हो जाएगी बच्चों की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब सोचिए कि चाइना अगर हमारे इंडिया में आकर बिजनेस करेगा, तो चाइना से लोगों को लेकर के नहीं ना आएगा, वो तो अपनी गुड्स की सेलिंग करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में ही लोगों को चॉइस करेगा। भाई कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको ये प्रोडक्ट हमारे सेल करनी है। अब क्या इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं बिकते?
क्या इंडिया में जापानीज प्रोडक्ट्स नहीं बिकते? क्या इंडिया में अमेरिकन प्रोडक्ट्स नहीं बिकते? हेल्थ सैनिटरी पैड सब नहीं आते? सब चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है बाबू कि याद रखिएगा, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे आइटम्स भी हमारे कंट्री में ऐसे अवेलेबल होते हैं, चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो ऑलरेडी क्या होती है, इन्वॉल्व करती हैं। तो मल्टी एमएनसीज का मतलब ये होता है कि जो विदेशी कंपनियां जो ऑलरेडी हमारे पास हमारी कंट्री में जो रन कर रही हैं, उसको भी एक तरीके से हमारे कंट्री में आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, पैसा लेकर के आएंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आती हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एप्पल का फोन हो गया, सैमसंग के फोन हो गए, अब है तो सर आउटसाइडर कंपनी, लेकिन हमारी कंट्री में बिक रही है। अब हमारी कंट्री में जो सेल कर रहा है वो कंपनी वहां से आके नहीं सेल कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, हमारे कंट्री के ही लोगों को एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी। तो जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो काम एज एमएनसीज कंपनी कर रही है। इसलिए इनको पहले तो रोक था 1991 में, जब हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए। तब से इनकी एंट्री शुरू हो गई और धीरे धीरे हमारी कंट्री में इनका एक अच्छा खासा क्या हो गया, एक लार्ज नंबर का ऑलरेडी हमारे पास कंट्री में स्टैब्लिश हो गए। तो आइए बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होती है एमएनसीज कंपनी। तो देखिए लिखा है कि मल्टीनेशनल कंपनी आर ऑल्सो नोन एज अ ग्लोबल इंटरप्राइजेस। हम इसको ग्लोबल इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चों रेफर करता है कि लार्ज कॉर्पोरेशन के पास होती है विद हेडक्वार्टर्स इन वन कंट्री। तो इनका जो मेन ब्रांच होता है, इनका जो मेन कंट्री होती है वो उनकी होम कंट्री होती है। हेड ऑफिस कहाँ हो जाएगा, अपनी होम कंट्री। मान ली इंडिया की कोई कंपनी है, तो अगर वो इंडिया कंपनी अगर इंडिया बिजनेस करे तो उनकी होम कंट्री हो गई, मतलब इनका हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी जापान, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल और अलग अलग कंट्री में हम बिजनेस करते हैं, तो वो हमारी ब्रांच कंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसको ब्रांच ऑफिस होगी, उसको बोला जाएगा होस्ट कंट्री। क्या कहा जाएगा, होस्ट कंट्री। अब सोचिए एप्पल कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, बिक कहाँ रहा है, सैमसंग कहाँ बन रहा है, बिग कहाँ पे रहा है। ठीक है, वो अलग बात है, हमारे कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई हैं, लेकिन ऑलरेडी क्या सर ब्रांड तो कहीं और की है ना, वो तो हमारे कंट्री में ऑलरेडी आगे सेल हो रही है। अब गूगल भी देखिए सर, अमेजन भी देखिए, फेसबुक देखिए, स्टारबक्स देखिए, ऑलरेडी कंपनी क्या है, बाहरी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, लेकिन हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर रही है। इसको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। और क्या होती है समझिएगा कि दिस कंपनीज ऑपरेट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट नेशन। तो बच्चों अलग अलग नेशंस में जा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, मार्केटिंग शेयर्स लगाना, एक्सेस करना रिसोर्सेज को, जिसमें कॉस्ट रिड्यूस होती है, और ग्रो करते हैं जब कस्टमर बेस को। समझिएगा, तो कस्टमर के पास क्या होता है, कस्टमर पर ना वेरियस टाइप्स ऑफ चॉइसेस हो जाते हैं, लॉन्ग टाइप्स उनके पास क्या होते हैं, वेरियस सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो भाई सबसे हम कस्टमर हैं, अभी हमारे पास कुल इंडियन प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब विदेशी कंपनियों आने से क्या हो गया, हमारे पास चॉइसेस भी हो गए। और चॉइसेस के संग संग में क्या हो गया, अगर हमें अभी तक क्वांटिटेटिव वाले गुड्स मिलते थे, तो अब हमें क्वालिटी वाले गुड्स भी मिलना शुरू हो गए, क्योंकि बाहरी विदेशी कंपनी हमारी कंट्री जब एंटर करेगी तो वो मार्केट करने आई है, तो बेटर गुड सप्लाई करेगी। ठीक है, लोअर कॉस्ट में भी हो सकता है सप्लाई कर दे भाई, क्योंकि उसको मार्केट ग्रैब करना है ना, हम लोग के मार्केट को, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना करना होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनी के हमारे कंट्री में आने से। देखो ब्रांड है, तो ब्रांड आएगा तो ऑलरेडी क्या होगा, वो महंगा बिकेगा ही बिकेगा। आ रही बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए लिखा भी हुआ है, कोका कोला हो गया, ह्युंडई हो गई, नाइकी हो गया, प्यूमा हो गए, सोनी कंपनी हो गई। तो बच्चों ये कुछ हमारी कंपनीज को एमएनसीज कहा जाता है। तो एमएनसी मतलब ये हो गया सर कि जो कंपनी अब हमारी कंट्री में अगर बिजनेस कर रही है, जापान की कोई कंपनी है, तो जापान की अगर कोई कंपनी मान लीजिए XYZ कुछ भी होती है, तो वहाँ के लिए वो उनकी क्या होगी, होम कंट्री हो गई, उनका हेड ऑफिस। लेकिन जब वो अपना बिजनेस बाकी सारे फॉरेन कंट्री में भी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी होस्ट कंट्री। क्या कहलाएगी, होस्ट कंट्री। आइए समझते हैं इसके कुछ बच्चों फीचर्स के बारे में। बच्चों इसमें जो फीचर्स का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल। देखो बच्चों होता क्या कि जो बड़ी जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, वो इस लार्ज स्केल में आकर के बिजनेस करती हैं। अब समझो होता क्या है कि इनके पास सबसे पहली बात क्या होती है बच्चों, कि प्रोफेशनल्स होते हैं, समझ रहे हैं। फिर उनके पास अच्छे खासे क्या होते हैं, एज एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छे खासे के पास एज स्किल्ड वर्कर्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। अब समझो जब ये आएंगे और ये पूरी कंपनी को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, जब मैनेज करेंगे, तो ऑलरेडी सी बात है सर, कम पैसा तो लगेगा नहीं। तो मतलब क्या होती है कि जो एमएनसीज कंपनी कुल अपनी कुल एक कंट्री में नहीं, बल्कि एज कई सारी कंट्री में ऑलरेडी क्या करती है, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, आप गिन सकते हो। जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, या 200 हो गए। ठीक है, जितनी भी सारी कंपनी, अब एक बिजनेस कुल एक जगह पर स्टैब्लिश नहीं है, बल्कि बहुत जगह, इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत सारी हैं। अब रिबॉक आप देखिए, या टाटा को देखिए, या बाटा को देखिए, तो ऑलरेडी क्या इनकी कई सारी कंपनियां ऑलरेडी अलग अलग मार्केट में चल रही हैं, अलग अलग जगह पे जाके बिक रही हैं। तो जब नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑलरेडी सी बात है कि ये जो बिजनेस होगी वो स्मॉल स्केल पे तो काम नहीं कर रही होगी, लार्ज स्केल पे काम कर रही होगी। समझ रहे हैं?
दूसरा क्या होता है बाबू कि जैसे सेंट्रलाइज कंट्रोल, जी हाँ, जैसे इनकी जो एक कंट्री होती है उनका कंट्री नाम क्या होता है, एज ए वो होती है सर होम कंट्री। और ये होम कंट्री से क्या करते हैं कि जितनी सारी जो होस्ट कंट्री होती हैं, होस्ट कंट्री मतलब जब हम सर ये जब विदेशों मतलब जो फॉरेन कंपनी में जो ऑलरेडी हम अपना बिजनेस जो सेल कर रहे हैं या जो अपनी गुड्स मार्केट में जो सेलिंग कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल एक अपने हेड ऑफिस से होता है। कहाँ से होता है बाबू, वो होता है आप लोग के हेड ऑफिस से। और होस्ट कंट्री क्या होंगे सर, ये फॉरेन हो गई, मतलब कि जो ऑलरेडी जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इनकी ब्रांच ऑफिस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जहाँ इनकी ब्रांचेस ऑफिस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्या कहता है, जी एंड साइज। भाई देखो सीधी सी बात है, ये लार्ज स्केल पर ऑलरेडी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो अच्छे खासे जब क्या होती है बच्चों, एज अ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो अच्छे खासे ये कैपिटल को भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इनकी साइज भी ऑलरेडी क्या होती है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे एमएनसी स्टोर तरीके से देखा होगा। छोटे छोटे बिजनेस में काम नहीं करते कि छोटी दुकान खोल लिया, शटर ओपन किया, दुकान लगा के बैठ गए, काम खत्म हो गया, शटर गिराया और चले गए घर। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर एक बहुत बड़ा सा स्टोर शोरूम होगा, एक जी एंड साइज, मतलब लार्ज स्केल पे तो काम करते ही करते हैं, लेकिन इनकी साइज भी ऑलरेडी क्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप कभी कभी जाके देखिए शोरूम्स में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ऑलरेडी एमएनसीज कंपनियां हैं, है ना, तो वहाँ पे हर तरीके से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करके रखा गया हुआ है। अगला बच्चों प्रोडक्ट इनोवेशन। देखो ये जितनी सारी जो कंपनियां बच्चों ऑलरेडी हमारे पास जो लिस्टेड होती हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसके पास होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं पूरी तरीके से इस पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। तो भाई एमएनसीज कंपनी को करना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो ऑलरेडी इसमें सर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पूरी एमएनसीज कंपनी को ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपने गुड्स की सेलिंग करनी होती है। तो हाईली स्किल्ड वर्कर्स में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगला क्या होता है बच्चों, इसमें हर बार प्रोडक्ट में इनोवेशन, मतलब कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा एज अ ऐड करते रहिए और नए तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते रहिए। तो हमेशा नए नए प्रोडक्ट को आप देखेंगे इनोवेट करके, नए नए मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के शेप, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट के फिगर्स में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो कस्टमर को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कस्टमर के पास बेटर चॉइसेस बन जाते हैं एमएनसीज कंपनी के आने से। ठीक है, अगला क्या कहता है भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। भाई देखो अच्छी खासी इनके पास स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से मार्केट को पूरा क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो मार्केटिंग कवर वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको ही सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्योंकि इनके पास स्ट्रेटजी अच्छी खासी होती है। पहली बात क्या होती है कि ये लोकल कंपनीज को आ करके एज अ कॉम्पीट करते हैं। अब भाई जब ये कॉम्पिटिटर करें तो ऑलरेडी क्या होगा, इनकी स्ट्रेटजी है, अभी ऑलरेडी ब्रांड आ रही है ना सर, ब्रांड आएगी तो ऑलरेडी कस्टमर, भाई आज का डेट में जो कस्टमर है सर बहुत ज़्यादा जाग चुका है। वो कब इसलिए हो चुका है क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस अब ज़्यादा हो चुके। अगर 2 पैसे में अगर चीज़ें अगर मुझे क्वालिटी बेसिस मिल रही तो हम क्वांटिटी के पास क्यों जाएंगे, हम लोकल कंपनी के पास क्यों जाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि आप देश की शान के लिए आप कहिए भाई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, लेकिन अगर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हमको क्वालिटी बेसिस नहीं मिलेगी और दूसरी कंट्री प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आके सेल करके एज अ क्वालिटी बेसिस प्रोडक्ट जा रही है, तो हम 2 पैसे दे करके क्वालिटी वाली यूज को ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। समझ रहे हो, ये ऑलरेडी हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगला क्या आता है बच्चों, एज अ फॉरेन कोलैबोरेशंस। बिल्कुल भाई हमारी कंपनी में एज अ फॉरेन कंपनी आकर के भाई हमारे संग कोलैब कर रही है, हमको एज अ कॉम्पीट कर रही है, हमारे संग बिजनेस कर रही है, तो भाई हमको भी कंपटीशन मिलेगा, तो हम भी बेटर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशंस हमारी कंट्री में एज अप्लीकेबल और अवेलेबल हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए बच्चों कि एमएनसी से मतलब क्या हुआ। तो बस इतना समझ के रखिएगा कि कंज्यूमर के पास बच्चों चॉइसेस सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती हैं, कंज्यूमर के पास चॉइसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बेटर क्वालिटी के उनके पास प्रोडक्ट अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी पास क्या होता है बाबू कि जो हमारी जो लोकल कंपनियां होती हैं, समझ रहे हैं, जो लोकल कंपनियां होती हैं उनको एक तरीके से ग्लोबली प्लेटफॉर्म मिलता है। सोचो हमारे इंडिया की कोई कंपनी एज वो जाके चाइना, रशिया, अमेरिका, जापान जाके किसी गुड्स की सेलिंग करे, समझ रहे हैं, तो वो एक तरह उनको ग्लोबली प्लेटफॉर्म मिल रहा है। भाई ग्लोबल के लोग भी तो उनको जानने पसंद कर रहे हैं। सपोज दैट कि चलो भाई मैं एक तरीके से क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने क्लास में कुल 30 से 40 बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो मेरी जो आइडेंटिटी थी या जो मेरा प्लेटफॉर्म था कुल 30 से 40 स्टूडेंट से बस बात गई। लेकिन जब मैं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम आ गए तो ऑलरेडी अब हमारी जो रीच होगी वो 30-40 लाख, 30-40,000, 30-40 करोड़ या मिलियंस बिलियंस हम लोग पहुंचेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती है, ग्लोबली प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए। तो एमएनसीज कंपनी क्या करती है बच्चों, एप्लीकेबल करती हैं कि आपको एज अ ग्लोबली प्लेटफॉर्म दे दें। कस्टमर का इसमें फायदा ही फायदा है हर तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करता है बच्चों, एज अ जॉइंट वेंचर। भाई देखो जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखो बच्चों होता क्या नहीं, कभी कभी ऐसे कंपनियां जब मार्केट में एप्लीकेबल होते हैं हमारे पास होती हैं, तो अभी हमने देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, देखो बच्चों होता क्या ना कि भले ही दांव पे सब कुछ लग जाए, भले ही दांव पे सब कुछ लग जाए, लेकिन क्या
भूल गए। होता क्या ना बच्चों, भले ही दांव पे सब कुछ लग जाए, भले ही दांव पे सब कुछ लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा था ना कि इंडिया की पावर जब बढ़ रही है, चाइना के संग, रशिया के संग, बाकी सारी कंट्री संग हम यूनाइट होते चले जा रहे हैं। ब्राज़ील भी हमारे साथ में आ गया, इजराइल तो ऑलरेडी हमारे साथ है ही है। इंडिया की जब पावर ऑलरेडी बढ़ती चली जा रही है, और अमेरिका ने जिस तरीके से धमकी दिया कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक समय में कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे ये लोग, और एक समय में खाली बस अपने कुछ पुरस्कार के लिए, कुछ शांति पुरस्कार, नोबेल कुछ टाइप के लिए लगे लोग हल्ला मचाने, और लगे इंडिया ऊपर टैरिफ लगाने। तो भारत वो देश नहीं है जो आपकी बात सुन लेगा, जो आपकी बात को बर्दाश्त कर लेगा। आंख से आंख मिला के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे। एक ही ऑप्शन है, क्या? आंख से आंख मिला के बात करेंगे। और बड़ी बात, हमारा दांव पे सब कुछ लग जाए, लेकिन अपमान का बदला हम समझौता नहीं करेंगे। आज झुकना पड़ रहा है ऐसी डेवलप कंट्री को जिसकी दुनिया वर्ल्ड में धाक जमती थी, आज वो क्या हो रहा है? झुक रहा है हमारी कंट्री के सामने। मैं बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मिले, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। बदल गई 4 दिन के अंदर ही आपकी जो स्पीच थी, 4 दिन के अंदर ही आपकी जो वैल्यू थी पूरी पूरी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई सर? बस लोग गिरते हैं, गिराने वाला आना चाहिए सर, गिरा देगा। समझ रहे हैं ये बात? लोग गिराने हैं, गिराते ही हैं लोग। भाई सामने से खड़े हैं सर, गिरा देंगे सामने वाले बंदे को। क्यों? हमारे पास ताकत है भाई, हमारे पास एनर्जी है, इतने सारे लोग एक साथ होके, एकजुट होके पूरे गवर्नमेंट के संग खड़े हैं। आप लीजिए डिसीजन, आपको जो लेना होगा। बस शांति प्रिय देश है भारत, कभी वार नहीं करता। हाँ, लेकिन जो वार करेगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। आई बात सोहेब बाबू? आइए शुरू करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा था, जो एमएनसीज कंपनियां भी ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, भारत सोच लीजिए कि बंद ही कर दे कि भाई ठीक है, हम उन कंपनी, अमेरिकन कंपनी को हम इंडिया में ही इंस्टॉल नहीं करेंगे, नहीं आगे चलेंगे। क्या कर लेगा अमेरिका? इंडिया की पॉलिसी अगर ऐसी निकाल ही दी जाए तो ऑलरेडी सब उनकी सारी एमएनसीज कंपनी, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा तो धड़ाम से गिर जाएगा, सारे शेयर खत्म, सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यही तो बिजनेस का है। तो उनको भी समझ में आ गया होगा सर, जब इंडिया कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है कि चल के उनके ऊपर रूल कर लेंगे। इंडिया सर मार्केट अवेलेबल हो चुका है। आइए क्या कहता है सर अगला पॉइंट, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर कहता है सर कहां पे? ज्वाइंट वेंचर इज एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज पूल देयर रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड एसेट्स टू परस्यू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और बिजनेस गोल। किसी पर्टिकुलर बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए अपने रिसोर्सेज देना, एक्सपर्टाइज देना और एसेट्स को परस्यू करना। जहां पे 2 या 2 और मोर कंपनी, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिल करके एक न्यू वेंचर को स्टैब्लिश करें या एक न्यू कंपनी बना दें। एक कंपनी हो गई एक्स, एक कंपनी हो गई वाई, दोनों मिल करके एक तरीके से एक्स वाई कॉर्पोरेशन चला दिए, या एक्स वाई जो कंपनी चला दी है, वो क्या हो गई? ज्वाइंट वेंचर बन गई। समझ रहे हैं? ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी कंपनी क्या हो गई? यहीं पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। अब क्या होता है भाई समझो, इसका मतलब ये होता है बच्चों, क्या द पार्टिसिपेंट्स शेयर बोथ द रिस्क। दोनों क्या, अब दोनों एक साथ पैसे लगाएंगे, एक साथ एज अ रिस्क भी टेक करेंगे, एक साथ प्रॉफिट को भी रिसीव करेंगे। समझ रहे हो? एक साथ कैपिटल को भी कवर करेंगे। तो सारी चीजों और सेटिंग करेंगे, एक अप न्यू सेपरेट लीगल एंटिटी बना देंगे कंपनी को, जिनके एक लिमिटेड लायबिलिटी संग रहेगी। जितना पैसा लगाओगे भाई उतना पैसे की आपकी जिम्मेदारी बनेगी। एंड रीजन फॉर फॉर्मिंग जेविस इंक्लूड गेनिंग एक्सेस टू द न्यू मार्केट, शेयरिंग एक्सपर्टाइज, पुलिंग कैपिटल एंड एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। जैसे बच्चों देखिएगा, कंपनी कौन हो गई हमारे पास? मारुति हो गई, प्लस मिल गई सर सुजुकी जापान की, तो कंपनी क्या बन गई हमारी? एज अ मारुति सुजुकी बन गई। ठीक है, एक समय हमारी कंट्री में क्या होता था बच्चों, आपको याद है? हमारी कंट्री में हीरो थी प्लस होंडा कंपनी जापान की थी। तो ऑलरेडी क्या था कि हीरो होंडा नाम से ऑलरेडी हमारे कंट्री में से बाइक अवेलेबल हुआ करती थी। समझ रहे हैं? ये चीजें क्या होती है, तो जहां पे 2 कंपनियां, यहां पे कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि अभी क्या था कि एक कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर मिल जाते थे, तो वो पार्टनरशिप कहलाता था। यहां पे सर 2 कंपनियां मिलेंगी, 2 कंपनियां मिल करके एक साथ अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करेंगी, प्रॉफिट का शेयर करेंगी, लॉस का भी शेयर, लॉस आएगा भाई उसको भी शेयर करेंगी, रिस्क टेकन भी साथ में होगा। समझ में आई बात? टेक्नोलॉजी को भी रिसीव करेंगे, या ये भी हो सकता है कि भाई कि एक कंपनी अपनी मार्केट दे दे, एक कंपनी पैसा लगा दे, दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी लगा दे। भाई फॉरेन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, इंडियन कंपनी के पास सर पैसा अच्छा खासा है। भाई ठीक है, आइए पैसा प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू नई न्यू कंपनी को हायर कर लेते हैं, बना लेते हैं। वो क्या बन गई? वो बन जाएगी बच्चों ज्वाइंट वेंचर कंपनी। क्या बनेगी? ज्वाइंट वेंचर कंपनी। समझ में आई बात? क्या, जहां पे 2 और मोर कंपनीज एज अ ज्वाइंट टुगेदर, जहां एक साथ दोनों कंपनी क्या होंगी? मिलेंगी। 2 या 2 ज्यादा कंपनियां भी हो सकती हैं।
ठीक है। तो दो या दो ज्यादा कंपनियों का मिलना, ऐड होना, वो कंपनी क्या कहला जाएगी बच्चों, वो कहला जाएगी एज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, एक साथ पैसे लगाएंगे, जस्ट लाइक जो पार्टनर क्या करते थे वैसे यहां कौन करेगा, कंपनी हमारी करेगी। इज इट क्लियर? चलिए आइए इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आइए बच्चों इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई क्या था, जहां पे सर टू और मोर कंपनीज एक साथ जुड़ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर कहलाएगा। पहला क्या कहता है, कॉमन गोल। भाई पहले एक कंपनी का गोल अलग था, जैसे हीरो अपनी बाइक अलग बनाए, होंडा अपनी बाइक अलग बनाए, लेकिन जब दोनों एक हो जाएंगे बच्चों तो ऐसे हीरो होंडा तो एक ही कंपनी बनाएगी ना। तो एक ने क्या किया कि मान लीजिए हीरो ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब इसको मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, और होंडा कंपनी ने क्या बना दिया, होंडा कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया एज अ टेक्नोलॉजी। क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी। अब वो अलग बात है कि आज की डेट में हीरो और होंडा अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन मारुति सुजुकी आज भी ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी कंपनियों के एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में लिस्टेड है, जो हम समझ सकते हैं कि ऑलरेडी कंपनी हमारे पास क्या क्या एप्लीकेबल है, समझिएगा। तो ऑलरेडी क्या होगा बच्चों, जितनी भी कंपनियां मिल जाए उन कंपनियों का जो गोल होगा वो खाली क्या होगा, एक ही गोल होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो बच्चों क्या होता है, सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, और प्लस यूएसए की कंपनी आ गई, तो भाई इंडिया वाला जो है वो अपने मार्केट को तो कैप्चर कर ही रहा है, समझ रहे हो, लेकिन उसके संग जो यूएसए आ रहा है तो भाई वो अपने संग यूएसए का भी तो मार्केट लेकर के आएगा ना। तो इनका बाजार, इनका भी कैपिटल हो गया, इनका भी कैपिटल, इनकी भी सर जो टेक्नोलॉजी हो गई वो भी, और इनकी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई। तो दोनों मिलकर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, एज अ मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक हमारा सामान केवल हमारे गली मोहल्ले में बिकता था, अब सर हम ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो अब सर हम बनारस की गलियों से निकल कहां पहुंच गए, सीधे पहुंच गए बुर्ज खलीफा। ठीक है, वहां तक ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस की सेलिंग कर रहे हैं। तो समझिएगा ऑलरेडी क्या होती है कि ज्वाइंट वेंचर ऐसी कंपनी हो गई जहां पे कोई फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में आ जाए, या तो दो, देखिए पहली बात क्या हो गई, या तो पब्लिक कंपनी इंडियन कंपनी हो गई, ठीक है, या तो फॉरेन कंपनी हो गई, या तो इंडिया प्लस कंपनी हो गई, एक और इंडियन कंपनी हो गई। तो दो कंपनी मिल करके चला लें, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक, समझिए वो पार्टनरशिप अलग हो जाती है। तो यहाँ पे या तो इंडियन कंपनी आ जाए और फॉरेन कंपनी आ जाए, दो कंपनी मिल करके पैसे लगाएं, टेक्नोलॉजी लगाएं, जो पैसा आए, जो अमाउंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से कर ले। आई बस में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या होता है अगला, कहता है इनोवेशन, सॉरी एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर, जब न्यू कंपनी, जब फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में आएगी तो देखिए इंडिया में क्या है ना कि इंडिया में एज अ कैपिटल्स बहुत हैं, क्या है, कैपिटल बहुत है। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा तो जो फॉरेन कंपनी होगी, ठीक है, वो अपने संग क्या लेकर के आएगी, वो अपने संग लेकर के सर आएगी टेक्नोलॉजी। तो सोचिए, तो एक कंपनी कैपिटल लगा रही है, एक कंपनी टेक्नोलॉजी लगा रही है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनोवेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, नई नई चीजें हमारे पास आएंगी कि नहीं आएंगी, डेवलपमेंट हमारा होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी में ऑलरेडी हमारे इंक्रीज चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, ये वही चीज है। अगला क्या है, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेस हो सकती है, इनोवेशंस अच्छे खास, नए नए प्रोडक्ट हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नए शेप के, नए गुडविल, नए तरीके के, रेंज के प्रोडक्ट आ सकते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। चीज बिल्कुल सही बात है सर, अभी हम टेक्नोलॉजी परचेस करते थे, अब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हमारे संग ही आकर काम कर रही है, तो भाई हमारा कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, तो हमें लो कॉस्ट प्रोडक्शन में मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब कम चीजों पे प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस हो सकती है। अगला होता है बच्चों एज ए एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। ऑलरेडी क्या होता है, एक ब्रांड नेम बन जाता है, टाटा मोटर्स, ठीक है, या टाटा का स्टारबक्स कनेक्शन हो गया, समझ गए, मारुति का सुजुकी संग हो गया, हीरो का होंडा के संग हो गया, ऐसी कई सारी कंपनियां ऑलरेडी हैं जो लिस्टेड हो जा रही हैं। तो एक न्यू ब्रांड नेम ऑलरेडी मार्केट में आ जाती है, तो फॉरेन कंपनी के ऐड हो जाने से होता क्या है कि कंज्यूमर के माइंड में एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन चला जाता है कि भाई कि ये ब्रांड नेम है। जैसे पीटर इंग्लैंड है, तो पीटर इंग्लैंड है तो इंडियन कंपनी, लेकिन नाम से सर क्या समझ में आ रहा है कि भाई तो ब्रांड नेम होगा, ब्रांड है, ऑलरेडी ब्रांड की तरह ही हमारे कंट्री में ही बिकता है, समझ रहे हैं। तो चीजें क्या होती है, तो ज्वाइंट वेंचर बच्चा ऐसा हो गया कि जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिले, एक साथ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, प्रॉफिट भी रिसीव करें, लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से कर लें और रिस्क को भी अपने तरीके से शेयर कर लें, दैट्स कॉल्ड अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ। तो देखिए बच्चों, उस पर क्या था, एक पॉइंट ऑलरेडी हम उसमें जो भूल रहे थे, समझ रहे थे कि देखिए जब कोई कंपनियां जब ऑलरेडी हमारे पास जब लिस्टेड होती हैं ना, तो ऑलरेडी उनका एक ब्रांड नेम बन जाता है। तो ब्रांड नेम बन जाने से क्या होता है कि उनकी दुनिया भर में ऑलरेडी क्या धाक होती है, जमे होती है,
ठीक है। तो चीजें क्या होती हैं कि धीरे 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 जब फॉरेन कंपनियां का कोलैब हमारी कंट्रियों से, हमारी कंट्रियों कोलैब दूसरी कंपनियों से, भाई हम भी तो उनकी कंट्री में जाकर बिजनेस करेंगे, वो भी हमारी कंट्री में आएंगे। तो एमएनसीज का होना, चाहे यहाँ पे जो अलग अलग कंपनियां ऑलरेडी हमारे पास क्या आ रही हैं जॉइंट वेंचर के रूप में, तो भाई उनका कोलैब होना, तो इंडियन प्लस इंडियन कंपनी भी हो सकती है, इंडियन प्लस फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो आएंगी वो जॉइंट वेंचर में आएंगी। तो बच्चों आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। तो बच्चों समझिएगा, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में समझिएगा सर ऐसी पार्टनरशिप जहां पे पब्लिक कंपनी भी इन्वॉल्व हो और प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व हो, समझ रहे हैं। एंड इज अ लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए कोलैब करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे बिटवीन अ गवर्नमेंट एंटिटी एंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू फाइनेंस, पैसा लगाएंगे, बिल्ड बनाएंगे एंड ऑपरेट करेंगे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और सर्विसेज के ऊपर काम करेंगे। जैसे इन्होंने बना दिया मेट्रो, तो भाई मेट्रो के लिए सर ये तो है पब्लिक का काम, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनी इसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जिस प्रोजेक्ट में, जिस इन्वेस्टमेंट में, जिस टॉपिक में एज अ पब्लिक कंपनी और एज अ प्राइवेट कंपनी दोनों मिल करके एक साथ काम करें, उसे कहा जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहा जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स फंडिंग, जिससे इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास है क्या, देखो अब दो कंपनियां अगर अलग तरीके से जुड़ेंगे, भाई मान लो मैं एक तरीके से पार्टनर हूं, तो मुझे ऐसे पार्टनर तलाश हो जिसके पास पैसे भी हो, एक्सपर्टाइज भी हो, नॉलेज भी हो, भाई पैसा मैं लगा दे रहा हूं, तुम टेक्नोलॉजी ले आओ, एक्सपर्टाइज ले आओ, स्किल्ड वर्कर्स लेकर के आओ, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाएगी ना। तो क्या कर रहा है कि द प्राइवेट सेक्टर वो प्रोवाइड करता है सर फंड, पैसा देगा, एक्सपर्टाइज देगा एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी देगा। जब पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, उनको वो प्रोजेक्ट डिफाइन करेगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएगी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टारगेट सेट करेगी और इंश्योर करेगी कि पब्लिक इंटरेस्ट ही सर्व किया जाए, मतलब प्रॉफिट मोटिव ज्यादा वर्क ना हो, हमारा मेन वर्क खाली क्या हो, एज अ पब्लिक में सर्विसेज प्रोवाइड करना हो। पब्लिक को हम सर्विस वेलफेयर के लिए ज्यादा फोकस करें, ज्यादा एप्लीकेबल करें। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझिएगा, जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के संग कोलैब करे और वो इस बात के लिए इंश्योर हो, इस बात के लिए वो समझे कि इन फ्यूचर में हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। तो प्राइवेट कंपनी आपको अच्छे से पता है, उनके पास एफिशिएंट स्टाफ होते हैं, वर्कर्स स्किल्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अच्छे खासे फ्रेश आइडिया उनके पास डेवलप होते हैं। तो ऐसे लोगों की जो तलाश होती है वो किसको होती है, वो गवर्नमेंट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को होती है। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, ऐसे चीजों में अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएगी, हम टारगेट बता देंगे, हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है, इस चीजों को हम इंश्योर कर देंगे। बस आपके अगर एक्सपर्टाइज स्किल मिल जाएगी तो एक से भले दो, दो से भले चार, ठीक है, तो कंपनियां क्या हो जाएंगी बच्चों, डेवलप हो जाएंगी। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस एक चीज ध्यान जिंदगी में देखिए हमेशा दीजिएगा, ठीक है, कि कहते हैं कि हल्की फुल्की है जिंदगी, हल्की फुल्की है जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझ में आता है कि हम और आप हमेशा लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, जिंदगी में चल रहे हैं। जिंदगी तो बच्चों बहुत हल्की फुल्की है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जाने, सब कुछ कर रहे हैं। तो ज़िंदगी तो आसान है, आपकी भी हमारी भी चल रही है। बोझ अगर है ना तो वो ख्वाहिशों का है, वो ख्वाहिशें पूरे नहीं हो पाते और दूसरों की ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में अपने ख्वाहिशों को भुला देते हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए, समझिए क्या है, ठीक, आगे समझते हैं और जानते हैं क्या है इसके। देखिए बच्चों कुछ फीचर्स के बारे में समझेंगे। फीचर्स क्या कहता है, कहता है बच्चों कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क होगा। भाई जैसे मान लीजिए कोई रोड बनाना हो गया, कोई डैम्स बनाने हो गए, कोई पब्लिक प्रोजेक्ट बनाना हो गया, एग्जाम्पल समझिएगा। तो इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का क्या होता है, कोलैब होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये कोलैब कर लेते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरा होता है बच्चों पार्टनरशिप कंपोजिशन। बिल्कुल, एक कंपनी कैपिटल लगा दे, दूसरी कंपनी अपनी एक्सपर्टाइज लगा दे, या इसको बच्चों टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, उसको भी ऐड कर दे, वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कंपोजिशन कहलाएगी। अगला होता है बच्चों रिस्क एलोकेशन। भाई जो भी रिस्क आएगा तो रिस्क जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमंग द पार्टनर्स, मतलब एमंग द कंपनीज में। तो जो भी रिस्क आएगा बच्चों वो किस में बटेगा, एज अ पब्लिक कंपनी में, और प्लस दूसरा हमारे पास क्या होगा, एज अ प्राइवेट कंपनीज में। एंड लास्ट क्या होता है बच्चों, पब्लिक इंटरेस्ट फोकस। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। किसके लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के मोटिव के लिए, ठीक है। मतलब इसमें जो मेन हमारा मोटिव बच्चों वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या है, सर्विसेज। हम प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम नहीं करने वाले, इसमें मेरा मेन मोटिव होता है मोटिव सर्विसेज देना।
मेट्रो बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? भाई पब्लिक के वेलफेयर के लिए। रोड बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट बनाया जाएगा, कम्युनिकेशन सेक्टर लेके आया जाएगा। पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी संग एडिंग हो रही है, वैल्यूज ऐड हो रही है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जहाँ पे दोनों कंपनियां मिलकर के पैसे लगाएं, टेक्नोलॉजी लगाएं, एक्सपर्टाइज लगाएं, आइडियाज लगाएं, ये चीज़ें जो भी डेवलप होंगी वो क्या कहलाएंगी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बच्चों आज का ये जो चैप्टर ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं और ये चीज़ जान भी चुके हैं कि सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कंपनी या स्टेचुरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एमएनसीज, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप इसको पढ़िए, फिर हम लोग न्यू वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे सर कुछ चीज़ों के बारे में। नए चैप्टर के संग मिलेंगे, नई ताजगी के संग, नई एनर्जी के संग मिलेंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।